कैसे हैं आप सब। पहला वीडियो हम जो है वो पढ़ चुके हैं, इसका पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4 से सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो फोर्थ क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर का है वो है हाउ इज़ एनवायरमेंटल एजुकेशन यूज़फुल एट स्कूल लेवल, कि स्कूल लेवल पर एनवायरमेंटल एजुकेशन कैसे हेल्पफुल है। फर्स्ट पॉइंट है प्रोमोट्स हेल्दी लाइफस्टाइल। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई हमें पता हो ऑब्वियसली कि आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है बहुत हैक्टिक है। तो यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू ओबिसिटी यानी कि मोटापा बढ़ रहा है, लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें रोकने में भी जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो हेल्प करती है। नेचर हैज़ हीलिंग पावर एंड द एनवायरमेंटल एजुकेशन एक्टिविटीज़ इंश्योर दैट चिल्ड्रन डू नॉट लेज अराउंड लाइंग ऑन द काउच वॉचिंग मूवीज़ ऑल द डे। तो जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो क्या करती हैं, ये चीज़ इंश्योर करती हैं कि जो बच्चा है वो दिन भर जो है आलस के मारे लेटा ना रहे अपने सोफ़े पे और सिर्फ मूवीज़ देखता रहे, बल्कि वो कुछ और एक्टिविटीज़ करे जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। सेकंड पॉइंट इंस्टिल्स। इंस्टिल्स का मतलब होता है टू मेक समवन फील समथिंग। इंस्टिल्स रिस्पेक्ट फॉर नेचर। बच्चों के अंदर ये क्या करता है कि ऐसी फीलिंग जो है क्रिएट करता है जिससे कि बच्चों को नेचर का जो है इम्पोर्टेंस पता चलता है, वो रिस्पेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट की और अपनी मदर नेचर की। एनवायरमेंटल एजुकेशन एनेबल्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिस्पेक्ट मदर नेचर। ये चीज़ बताती है बच्चों को कि आखिर मदर नेचर की रिस्पेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड कॉन्सिक्वेंटली हाउ टू रीप फ्रॉम द बेनिफिट्स एंड वंडर्स दैट नेचर प्रोवाइड्स। और ये भी बताती है कि नेचर हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करती है, कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है और हम कैसे अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलर क्लासेस इन ऑस्ट्रेलिया टीचर्स चिल्ड्रन लर्न द डेंजर्स ऑफ लिटरिंग गार्बेज ऑल ओवर एंड बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स। तो ऑस्ट्रेलिया में जो पॉपुलर क्लासेस हैं, स्कूल्स हैं, आप कह सकते हैं वो क्या कहते हैं, बच्चों को बताते हैं कि अगर आप जगह जगह चीज़ें फेंकेंगे यानी गंदगी फैलाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, जिससे कि होता क्या कि बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स बनते हैं और वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली थर्ड पॉइंट कहता है टीचर्स चिल्ड्रन अबाउट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है ये बच्चों को एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में बताती है कि कौन कौन से ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जिनसे एनवायरमेंट जो है वो ख़तरे में है। एंड उसके बाद वो बच्चों को ये भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो ग्लोबल एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे ग्लोबली प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एनवायरमेंटल टीचिंग ऑल्सो प्रिपेयर्स द चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर करियर्स एंड इक्विप्स दैम विद प्री रिक्विसाइड स्किल्स टू बिकम प्रोफेशनल इन फ्यूचर। साथ ही साथ ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है क्या करती है, बच्चों को फ्यूचर रेडी करती है, उनको करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करती है और उनके अंदर वो स्किल्स डालती है जिससे कि आगे वो प्रोफेशनल्स बन पाए, मतलब बेटर प्रोफेशनल्स बन पाए इन फ्यूचर। पॉइंट उनको ट्रेन करना, ट्रेन ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग काइंड टू नेचर। यानी कि बच्चों को ये बताया जाता है कि आखिर उनके अंदर काइंडनेस क्यों होनी चाहिए, क्यों नेचर की तरफ उनको दया दृष्टि रखनी चाहिए, दया दिखानी चाहिए। दिस इंक्लूड्स बीइंग काइंड टू एनिमल एंड टू फेलो ह्यूमन बींग्स। यानी कि जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी उनके अंदर एक फीलिंग डाली जाती है, बताया जाता है उनको कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप उनके लिए दयावान रहें, साथ साथ ह्यूमन बींग्स के प्रति भी उनके अंदर ये फीलिंग इनकलकेट की जाती है। इट टीचेस दैम ऑन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट ईच अदर वेल। और उनको ये भी बताया जाता है कि क्यों एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करना जो है इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन लर्न दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ नॉट जस्ट द एनवायरमेंट बट ऑन वट इट इज़ ऑन द एनवायरमेंट एज वेल। यानी कि उनको ये बताया जाता है कि सिर्फ एनवायरमेंट की केयर नहीं करनी बल्कि एनवायरमेंट के अंदर और जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ह्यूमंस हों चाहे वो आपका कोई भी एनिमल हो, सारी चीज़ों की केयर करनी क्यों इंपॉर्टेंट है। दैट इंक्लूड्स द पीपल अराउंड दैम एज वेल एज बोथ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स टू। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। फिफ्थ पॉइंट एनेबल्स डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं वो डेवलप करने में हेल्प करता है। डिस्कशंस, टीचिंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन जो होती है उसके थ्रू क्या होता है, बच्चों के अंदर एनालिसिस की जो क्वालिटी है वो डेवलप होती है। दे कैन इवेल्युएट सर्कमस्टेंसेज और ऐसे सर्कमस्टेंसेज जो एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। दिस इन टर्न प्रमोट्स दैम टू मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। तो अब होगा क्या, जब आपने उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर दी, वो चीज़ें एनालाइज कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो डिसीजंस लेगा और जो भी जजमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो अच्छे तरीके से होंगे। यानी उसने जो भी असेसमेंट किया, जो भी सिचुएशन को उसने समझा, उसके हिसाब से वो डिसीजंस ले पाएगा। द प्रोसेस रिजल्ट्स इन द चिल्ड्रन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड बेनिफिशियल टू दैम इन लाइफ। तो इसके थ्रू होता है कि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं जो आगे फ्यूचर में उनको लाइफ में हेल्प करती हैं। Teaches them to be responsible. The environmental education program demonstrate to the children on the importance of being responsible human beings. This is both on an individual level as well as collectively एज अ जनरेशन। तो ये उनको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में भी हेल्प करता है, चाहे एक इंडिविजुअल की बात करें या फिर आप कलेक्टिवली पूरी जनरेशन की बात करें। अगर आप एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को या बच्चों को, सो ऑब्वियसली उससे बेटर इंडिविजुअल्स, बेटर सोसाइटी क्रिएट होगी, बेटर नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो होगी। Then, seventh point,
असिस्ट गवर्नमेंट मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। अब ये एनवायरमेंटल एजुकेशन जो होती है गवर्नमेंट को उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने में भी हेल्प करती है। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट बोथ इट्स सिटीजन्स एज वेल एज देयर प्रॉपर्टी। तो किसी भी गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि भाई सिटीजन्स को भी बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी को भी। दिस सिमिलरली इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इन विच द पीपल लिव इन। और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट भी क्या करती है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइप से बहुत तरीके के प्रोग्राम्स लेके आती है। कई बार बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं, तो वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। द एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल्स गो अ लॉन्ग वे इन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू सेफ गार्ड द एनवायरनमेंट। तो स्कूल्स में भी जो एजुकेशन प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, वो भी इसीलिए होते हैं ताकि गवर्नमेंट के जो भी इफेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। क्वेश्चन फिफ्थ, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो अब तक आप एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में इतना कुछ पढ़ चुके हैं, तो स्कोप एक्सप्लेन करना आपके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द स्टडी क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग्स द पीपल टू नो अबाउट वेरियस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पहले वीडियोज़ में कि इसके थ्रू क्या होता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होती है, उनको पता चलता है कि रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, और अकॉर्डिंगली उसका वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा और आप कह सकते हैं कि उस रीजन का भी डेवलपमेंट होगा, एंड ओवरऑल जो लोग हैं उस पर्टिकुलर रीजन में उनका भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली और फिजिकली डेवलपमेंट होगा। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट इकोलॉजिकल सिस्टम एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये जो स्टडी है एनवायरमेंटल एजुकेशन की, ये क्या करती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बताती है और इकोलॉजिकल सिस्टम की नॉलेज भी प्रोवाइड करती है लोगों को। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी रिचनेस एंड द पोटेंशियल डेंजर्स टू द स्पेशीज ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरमेंट। ये पॉइंट सारे हमने पहले पढ़े हैं कि ये क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और साथ ही साथ जो भी डेंजर्स हैं, जो भी ऐसे खतरे हैं जिससे कि स्पेशीज़ हों, चाहे वो प्लांट एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उनको अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है तो उनके जो मेन आप कह सकते हो कि पॉइंट्स हैं या फिर जो मेन सोर्सेज जो उनके लिए खतरा है, वो सारी चीज़ें भी आपको इसके थ्रू पता चल जाती हैं। द स्टडी इनेबल्स वन टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू नेचुरल एंड इंड्यूस्ड डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, साइक्लोन्स, ये सारे के सारे जो हैं, या पॉल्यूशन मेजर्स जो हैं, उनको इफेक्ट्स को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर पता चल जाए। जनरली वो होते हैं जो कि नेचर में ऑटोमेटिकली आते हैं, और इंड्यूस्ड होते हैं जो कि मैन मेड है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो भी कुछ किया है एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, तो उससे जो भी डिज़ास्टर्स क्रिएट होते हैं वो इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स कहलाते हैं। ये पॉइंट भी हम ऑलरेडी अपने पहले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि इसकी स्टडी जो होती है एनवायरमेंटल एजुकेशन की, वो हेल्प करती है आपको कि जो एनवायरमेंटली लिटरेट सिटीजन है, जिनको एनवायरमेंटल एक्ट के बारे में पता है, राइट्स रूल्स के बारे में पता है, लेजिस्लेशंस के बारे में पता है, उनको अप्रोप्रिएट जजमेंट में भी हेल्प करती है, जिससे वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं हमारी अर्थ को। सेवन्थ पॉइंट, द स्टडी एक्सपोजेज द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, हेल्थ, हाइजीन एटसेट्रा, एंड द रोल ऑफ आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमिनेटिंग, मिनिमाइजिंग द इवल्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो स्टडी है एनवायरमेंटल एजुकेशन की, आपको हेल्प करती है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि ओवर पॉपुलेशन हो गया, हेल्थ, हाइजीन हो गई, इन सारी चीज़ों में भी एनवायरमेंटल एजुकेशन बहुत ही हेल्पफुल है। एट्थ पॉइंट, द स्टडी ट्राइज टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप अप्रोप्रिएट एंड इंडिजीनियस इको फ्रेंडली स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू वेरियस एनवायरमेंटल इशूज़। तो डिफरेंट एनवायरमेंटल इशूज़ को सॉल्व करने के लिए हमारी खुद की कंट्री में जो डेवलप्ड इको फ्रेंडली स्किल्स हैं वो क्या होंगी, टेक्नोलॉजी क्या होगी, उन सारी चीज़ों के बारे में भी उनको फॉर्म करने में और उनको कम्युनिकेट करने में भी ये चीज़ हेल्प करती है। पॉइंट ये भी हमने अपने पहले वीडियोस में पढ़ा था कि जो प्रेजेंटली हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिल रहे हैं, तो हमें उन्हें ऐसे यूज़ करना चाहिए, यानी कि सस्टेनेबल फॉर्म में, जैसे हम कहते हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको यूज़ करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो बचा रहे, उसकी क्वालिटी में कोई भी आप कह सकते हैं कि चेंज ना आए या फिर उसकी क्वालिटी रिड्यूस ना हो। द स्टडी इनेबल्स थियोरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिस एंड द मल्टीपल यूजेस ऑफ एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है, इसकी स्टडी के थ्रू क्या होता है, जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी प्रैक्टिस में आ जाती है, और साथ ही साथ उसके मल्टीपल यूजेस जो एनवायरनमेंट के हैं वो हो पाते हैं, या फिर इंपॉर्टेंस लोगों को पता चल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहली चीज़, इफेक्ट ऑन ह्यूमन की बात कर लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ऑन ह्यूमंस आर मेनली फिजिकल बट कैन ऑल्सो टर्न इनटू न्यूरो अफेक्शंस इन द लॉन्ग टर्म। अब होता क्या है कि जो एनवायरमेंटल है उसका मेन जो भी इफेक्ट है, यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का ह्यूमंस पे, वो फिजिकल है, लेकिन ये आगे अगर बहुत लॉन्ग टर्म में रहे तो ये हमारी क्या करता है, न्यूरो अफेक्शंस कर सकता है। यानी कि न्यूरो अफेक्शन का मतलब है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज कर सकता है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको कर सकता है, यानी हमारा जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है उसको ये ख़राब कर सकता है। द बेस्ट नोन ट्रबल फॉर अस आर रेस्पिरेटरी,
in the form of allergies, asthma, irritation of the eyes and nasal passages or other form of respiratory infection. तो respiratory infections जो हैं वो भी इसकी वजह से हैं. Notably, these well spread affections can be observed when air pollution is high in the cities when the weather gets hot for instance. तो भाई अगर सिटी है, आप ये देख सकते हैं कि जो भी इन्फेक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा जो है फैलते हैं, और उस केस में जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है उन सिटीज़ में, और साथ ही साथ जो वेदर है वो गर्म है, यानी गर्मियों के टाइम पे आप देखेंगे कि ऐसी बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं. On top of that, environmental pollution has been proven to be major factor in the development of cancer. कैंसर की जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, उसमें environmental pollution जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि कहीं ना कहीं कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल environmental pollution. This can happen, for example, when we eat reminiscences of pollutants used in the production of processed food or pesticides from the crops. तो कई बार क्या होता है कि जो फूड क्रॉप्स हैं या फिर जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोसेस फूड्स का, उसमें क्या होता है कई बार कुछ आप कह सकते हैं अंश रह जाते हैं पॉल्यूटेंट्स के, और उसके बेसिस पे क्या होता है कि कैंसर की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है. डिजीज़ेस जैसे कि हेपेटाइटिस हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो डायरिया हो, या फिर हार्मोनल डिसरप्शंस हो, इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल है. तो जो पॉल्यूशन है वो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी काफ़ी ख़राब है. उनके जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको वही डैमेज कर देता है. उसके अलावा एसिड रेन जैसी जो चीज़ें हैं उससे रिवर का जो कंपोजिशन है या समुद्र जो है उनके कंपोजिशन जो है वो भी चेंज हो जाता है, और वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है, जैसे कि चाहे वो फिशेज़ हों, चाहे और ऐसे जीव जंतु जो कि वाटर में रहते हैं, समुद्रों में रहते हैं या नदियों में रहते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी डेंजरस साबित होता है. उसके अलावा एन एसेंशियल क्वांटिटी ऑफ ओजोन इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन कॉज लंग प्रॉब्लम टू ऑल द एनिमल्स. ये जो ओजोन गैस होती है वैसे तो प्रोटेक्टिव लेयर होती है अर्थ के अराउंड, आपने ये चीज़ पढ़ी है, बट अगर ये इनहेल कर ली जाए तो इससे जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. तो ये चीज़ भी डेंजरस साबित होती है ह्यूमंस के लिए भी एज वेल एज जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी. नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट्स इन द वाटर विल कॉज द ओवर ग्रोथ ऑफ टॉक्सिक एल्गे प्रिवेंटिंग अदर फॉर्म ऑफ लाइफ टू फॉर्म देयर नॉर्मल कोर्स. तो अगर नाइट्रोजन या फॉस्फेट जो है वाटर में बढ़ जाए तो उससे जो एल्गी जैसी चीज़ें उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. इससे जो नॉर्मल लाइफ है वो अफेक्ट होगी. इवेंचुअली सॉइल पोल्यूशन विल कॉज हार्म एंड समटाइम्स इवन द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो अगर सॉइल पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ जो है वो खतरे में आ जाती है, और उसके बाद इवन वो ख़त्म भी हो सकते हैं, विच कैन हैव द ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन किलिंग द फर्स्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी फूड चेन. तो इससे क्या होगा, फूड चेन पे इफेक्ट पड़ेगा. एंड फूड चेन के बारे में आपको पता ही होगा कि हर कोई जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि जो हमारा खाना है वो हमें कैसे मिल रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो अगर वो खतरे में होंगे या वो गायब हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी. थर्ड इफेक्ट ऑन प्लांट. एज फार एनिमल्स, प्लांट एंड स्पेशली ट्रीज कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय एसिड रेन. तो अगर एसिड रेन होती है तो उससे क्या होता है, एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों या ट्रीज़ हों, ये सब के सब जो है उससे खतरे में आ जाते हैं. एंड दिस विल ऑल्सो हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स एज वेल एज देयर नेचुरल एनवायरनमेंट विल बी मॉडिफाइड. साथ ही साथ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एनिमल्स पे भी, क्योंकि उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो मॉडिफाई हो जाएगा. ओजोन इन द लोअर एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स द प्लांट रेस्पिरेशन एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स कैन बी ऑब्जॉर्व फ्रॉम द वाटर और सॉइल. तो ये जो ओजोन वाला कॉन्सेप्ट है, हमने अभी जस्ट इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था कि जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन अगर बढ़ती है, ओजोन गैस बढ़ती है, तो उससे क्या होगा, जो प्लांट्स हैं उनका जो रेस्पिरेशन उसको वो ब्लॉक हो जाएगा, और अगेन फिर जो वाटर एंड सॉइल उसमें पोल्यूटेंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इट विल डैमेज द एनवायरनमेंट. फोर्थ पॉइंट, effect on the ecosystem. In short, environmental pollution almost exclusively created by human activities has a negative effect on the ecosystem, destroying crucial layers of it and causing an even more negative effect on the upper layers. तो होता क्या है कि जो environmental pollution है ये हमारी एक्टिविटीज़ यानी जो humans हैं उनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू हुआ है, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है इकोसिस्टम पे. इससे जो हमारी इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की वो डैमेज हो रही हैं, और इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इवन अपर लेयर्स पे. अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट इज़ इकोलॉजी. सो इकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इंक्लूडिंग ह्यूमन साइंस, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर. Ecology is the study of organism, the environment, and how the organism interact with each other and their environment. It is studied at various levels such as organism, population, कम्युनिटी, बायोस्फेयर एंड इकोसिस्टम. तो इकोलॉजी जो है साइंस की एक वो ब्रांच है जो कि ह्यूमन साइंस, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फेयर इन सब के साथ को स्टडी करती है, डील करती है. और इकोलॉजी
ऑर्गेनिज्म की स्टडीज़ को भी बोला जाता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेटेड है, कैसे एनवायरनमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो सारी चीज़ें हैं। नेम ऑफ इकोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। तो एक इकोलॉजी का जो मेन एम है वो ये भी है, ये जानना कि जो एबायोटिक फैक्टर्स और जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में। द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, आपको पहले से ही पता होगा कि जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। Then types of ecology, global ecology, it deals with the interaction among the Earth's ecosystem, land, atmosphere, oceans, helps to understand the large scale interaction and their influence on the planet। तो ये जो ग्लोबल इकोलॉजी है क्या करती है, पूरे के पूरे अर्थ के बारे में, पूरे अर्थ के इकोसिस्टम के बारे में, चाहे लैंड, एटमॉस्फेयर, कुछ भी ओशंस हो उसके बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। लैंडस्केप इकोलॉजी डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मटेरियल, ऑर्गेनिजम्स एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ द इकोसिस्टम। लैंडस्केप इकोलॉजी थ्रोज लाइट ऑन द रोल ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द लैंडस्केप स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या आप कह सकते हैं एरिया ऑफ स्टडी है वो है ह्यूमन इम्पैक्ट को। इट डील्स विद द एंटायर इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उनकी रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ क्या है, उससे रिलेटेड रिसर्चेस, उससे रिलेटेड वर्क और इंटरेक्शंस को जानना, वो इकोसिस्टम इकोलॉजी का काम, ये आप कह सकते हैं एरिया ऑफ स्टडी। देन कम्युनिटी इकोलॉजी, इट डील्स विद हाउ कम्युनिटी स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड बाय इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में जब इंटरैक्ट कर रहे हैं तो जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है वो कैसे मॉडिफाई हो रहा है, ये इसका सब्जेक्ट एरिया है। इकोलॉजी कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ 2 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पेशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। तो ये जो है रिलेटेड है 2 और मोर पॉपुलेशन से जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं डिफरेंट स्पेशीज़ के, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें स्टडी की जाती है। देन बात आती है पॉपुलेशन इकोलॉजी। इट डील्स विद फैक्टर्स दैट ऑल्टर्स एंड इम्पैक्ट द जेनेटिक कॉम्पोजिशन एंड द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये रिलेट करता है, आप कह सकते हैं एरिया ऑफ स्टडी है उन फैक्टर्स रिलेटेड जो कि ऑल्टरेशंस लेके आता है, चेंजेस लेके आता है जेनेटिक कॉम्पोजिशन में and the size of population किसी भी organism की। Ecologists are interested in fluctuations in the size of population, the growth of population and any other interaction with the population। तो population के साथ कोई अगर interaction हो रहा है, उसमें fluctuations आ रहे हैं उसके size में, उसकी growth में, तो वो सब जो areas of study है वो इसका part है। In biology, a population can be defined as a set of individuals of the same species living in a given place at a given time। तो बायोलॉजी जो है डिफाइन करती है पॉपुलेशन को, ये कहती है कि भाई एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि एक सेम स्पेशी, एक सेम टाइप के हैं और जो एक गिवन प्लेस पे गिवन टाइम पे रहते हैं। बर्ड्स एंड इमिग्रेशन आर द मेन फैक्टर्स दैट इंक्रीजेज द पॉपुलेशन एंड डेथ ऑफ एमिग्रेशन आर द मेन फैक्टर दैट डिक्रीजेज द पॉपुलेशन। तो ये जो बर्थ है और इमिग्रेशंस हैं ये क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं या मेन फैक्टर है जिनसे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, और डेथ और इमिग्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनसे पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी एग्जामिन्स द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। तो जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, कि पॉपुलेशन किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और उसकी डेंसिटी यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसका स्टडी ऑफ एरिया है। देन पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ और एरिया। दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर पर्टिकुलर स्पेशीज एंडेंजर्ड और इट्स नंबर इज़ टू बी कंट्रोल्ड एंड रिसोर्सेज टू बी रीप्लेनिश्ड। तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि पर्टिकुलर स्पेशी कहीं पे खतरे में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक्सटिंक्शन की पॉइंट पे पहुंच चुका है, और कैसे रिसोर्सेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं वो अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन इकोलॉजी में आप स्टडी करते हैं। हमारा ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो उसका बिहेवियर, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस। कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस या चेंजेस जो भी हैं उसके हिसाब से क्या क्या रिस्पॉन्सेज हैं, क्या क्या बिहेवियर है एक इंडिविजुअल के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी की जाती हैं। इट लुक्स हाउ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो जो नॉन लिविंग या लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कैसे डील कर रहा है, कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें स्टडी की जाती हैं। देन बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर इकोलॉजी की। द स्टडी ऑफ इकोलॉजी फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड हाउ दीज प्रोटीन अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। दिस हैपन्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो ये जो मॉलिक्यूलर इकोलॉजी है ये रिलेटेड है विद प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन से। तो यहाँ पे जो स्टडी है वो इन सारी चीज़ों की करी जाती है कि जो डीएनए फॉर्म्स हैं प्रोटीन के, वो जब इंटरैक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में तो क्या रिएक्शन हो रहे हैं, और इंटरैक्शन के थ्रू क्या जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी क्या है, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड इको फ्रेंडलीनेस। ये इसके इंपॉर्टेंस है और आई थिंक ये आप इजीली एक्सप्लेन कर भी लेंगे।
सो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रिलेटेड विद इकोलॉजी, और ये था जो पेपर का सॉल्यूशन है टिल क्वेश्चन नंबर 7। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। Thanks for watching the video and all the best for your examinations.